जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका स्कॉलर्स के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि 2024 के अंदर एसएससी सीजीएल ने जो शिफ्ट पूछी थी, जो 36 शिफ्ट पे आपके एग्ज़ाम हुए थे, उन सारी 36 शिफ्ट को हम लोग यहाँ पर सोल्व करवा रहे हैं। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं 32वीं शिफ्ट का सॉल्यूशन, रीजनिंग सब्जेक्ट का। और इससे पहले के जो सॉल्यूशन है या जो पहले की शिफ्ट है, वो भी आपको इसी चैनल के माध्यम से करवाई गई है। ठीक है? तो जो बच्चा पहले की शिफ्ट देखना चाहता है वो भी देख सकता है। तो आज की शिफ्ट को शुरुआत करने से पहले कुछ बातें कि अगर आप हमसे सोशली अगर आप कनेक्ट होना चाहते हो तो दिए गए प्लेटफ़ॉर्म से आप हमसे जुड़ सकते हो। हमारा यूट्यूब चैनल आप जानते ही होंगे कि स्कॉलर्स डिजिटल लर्निंग है, जहाँ पे हर एक सब्जेक्ट की जो लास्ट प्रीवियस जो शिफ्टें हैं उनका सॉल्यूशन करवाया गया है। चाहे वो जीके हो, चाहे वो आपकी इंग्लिश हो, चाहे वो आपकी मैथ्स हो। और साथ ही साथ ये हमारा ऑफलाइन एड्रेस है। अगर आप हमारा जो 27 मार्च को जो बैच स्टार्ट होने जा रहा है, आप वहाँ पर भी आप हमको जॉइन कर सकते हो, ठीक है? दिए गए एड्रेस पर। अब बात करते हैं शिफ्ट के पहले प्रश्न की, तो आपको दिया गया है एक नंबर सीरीज। अगर नंबर सीरीज को देखोगे तो आपको ये बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और जब सीरीज बढ़ती हुई दिखाई दे तो आपको इनके डिफरेंस की बात करनी चाहिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है। तो आप पहला डिफरेंस अगर नोट करोगे तो ये डिफरेंस हो गया 9 का। दूसरा डिफरेंस की बात करें तो ये डिफरेंस हो गया कितने का? 11 का। कितने का? 11 का। और तीसरा तो आप बोलोगे सर 13 का। और नेक्स्ट तो आप बोलोगे सर 15 का। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, ओड नंबर्स है, ठीक है? तो नेक्स्ट ओड नंबर क्या आएगा? 17 आएगा। तो अगर 114 में 17 ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 131, यानी ऑप्शन नंबर एक। क्लियर होगी बात? तो इस तरीके से ये आपका पहला क्वेश्चन था जो आसान नंबर सीरीज आपका पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे आपको बोला गया है विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज टू मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। यानी जिन चार ऑप्शन में कौन से दो चिन्ह को आपस में बदल दिया जाए जिससे कि दी गई इक्वेशन क्या हो जाए? करेक्ट हो जाए। तो देखो, अगर बात करें तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं सिर्फ डिवाइड की ओर गौर करता हूं। तो डिवाइड तो पहले से अगर जा रहा है तो उसको छेड़ना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अगर मान लो ऑप्शन में वो आपको कह रहा है कि डिवाइड को चेंज कीजिए, तो डिवाइड को प्लस से चेंज करने पे क्या होगा? तो डिवाइड अगर प्लस चेंज करेंगे तो देखो क्या दिक्कत आएगी कि अगर डिवाइड यहाँ आएगा तो आप ये देखोगे कि 139 में 40 का डिवाइड नहीं जाएगा, और इधर 283 कोई पॉइंटों में चीज है नहीं। तो आप ये मान के चलिए कि इस ऑप्शन को अपन बाद में चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर एक को आप चेक ना करें। फिर दूसरा डिवाइड वाली चीज बात करें तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि डिवाइड और गुणा को आपस में चेंज करो। तो देखो, डिवाइड और गुणा को अगर चेंज करेंगे तो सीधी सिंपल सी बात है कि यहाँ पे तो आ जाएगा गुणा और यहाँ आ जाएगा डिवाइड। और यहाँ से देखो, इसमें आपका डिवाइड पूरा पूरा जा रहा है, 3 का डिवाइड पूरा पूरा जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी बन गई है कि आपको इसको चेक कर लेना चाहिए, ठीक है? तो देखो, अगर मैं बात करूं तो आंसर आएगा, देखो 139 प्लस 40 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा? 200 माइनस यहाँ पे डिवाइड कर दो तो 5, और कितना आएगा? 6। ठीक है, 56 आ गया। अब क्या होगा? पहले ये ऐड होगा और इसे ये माइनस करेंगे। तो देखो 139 और 200 कितना हो गया? 339। ठीक है, अब इसमें से 5 6 घटा दो तो आपको मिल जाएगा 9 माइनस 6 करेंगे तो 3 आ जाएगा। उसके बाद 13 माइनस 5 करेंगे तो आप बोलोगे सर 8 आ जाएगा। फिर माइनस 1 यहाँ आएगा तो 283 आ जाएगा। तो एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया है, तो मतलब आपका आंसर यही है। मैं आपको कहता हूँ कि डिवाइड वाली चीज बहुत काम की चीज है। डिवाइड वाली चीज से ही अधिकतर आंसर आते हैं, तो आप ऐसे ऑप्शन को लेके पहले चलें जहाँ पे डिवाइड का खेल हो रहा हो, ठीक है? अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि एक आसान सा क्वेश्चन मिरर इमेज का। तो मिरर इमेज में मैंने आपको बताया था ऑप्शन से चलो। ऑप्शन के अंदर तीन ही तरह की गलतियां देखने मिलेगी अधिकतर प्रश्नों में, 99.99 प्रश्नों में। या तो वो इमेज बनाएगा नहीं, या फिर वो इमेज ये वाली वर्टिकल ना बनाकर हॉरिजॉन्टल इमेज बना देता है, ठीक है, यानी जल प्रतिबिंब बना देता है। और तीसरा क्या आता है कि वो इस सीक्वेंस को ही चेंज कर देता है। ये तीन ही एरर आती है, बस ये दिमाग में रखो। तो देखो, अगर ऑप्शन नंबर एक में चेक करें तो ऐसी कोई एरर मेरे को दिखाई नहीं दे रही। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में देखो, ये 5 को ऐसा कैसा रखा गया है, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी में भी 5 को ऐसा कैसा रखा गया, और 2 को भी ऐसा कैसा रखा गया, इसकी इमेज नहीं बनाई। तो देखो, तीन ऑप्शन आराम से एलिमिनेट हो गए, आपका आंसर आ गया ए। क्लियर होगी बात? यही शिफ्ट, हर एक शिफ्ट में मैंने आपको ये चीजें बताई है।
हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो देखो सीधी सिंपल सी बात है, पहले एक एक काउंट कर लो। अगर एक एक की काउंट की बात करेंगे तो ये एक आपका ट्राइंगल हो गया, दूसरा ट्राइंगल आपका ये हो गया, तीसरा ट्राइंगल ये हो गया, चौथा ये हो गया, फिर पांचवा ये, छठा ये, ठीक है, फिर सात और ये आठ। आठ ट्राइंगल हो गए। ये ट्राइंगल नहीं है अपना, ठीक है, तो मैंने काउंट नहीं किया ये वाला। लेकिन ये देखो, अब अगर बात करें नेक्स्ट आठ के बाद की बात करें तो देखो नौ और ये 10, 10 के बाद ये वाला अपना 11, ठीक है। 11 के बाद अगर बात करें तो देखो 11 के बाद अगर बात करोगे तो ये देखो एक ही 12 और 13, 13 ट्राइंगल आपके आगे है। और मैक्सिमम जो आंसर दिया है वो 13 का ही दे रखा है। तो अगर इससे ज्यादा है भी तो आपको काउंट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैक्सिमम आपका आंसर 13 दे रखा है और 13 तक अपन पहुंच चुके हैं। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 13। हो सकता है इसमें एक दो और हो, लेकिन आपको इतना दिमाग लगाना नहीं है, जो मैक्सिमम तक पहुंच गए तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बात करें 5 की, तो आपको नॉन वर्बल सीरीज का दिया गया है। और नॉन वर्बल सीरीज को देखने के लिए अगर आप देखोगे पैटर्न को, एरो की बात करें तो यहाँ पे 1 2 2 थी, फिर यहाँ पे एक ऐड हो गई, फिर यहाँ पे एक और ऐड होगी, फिर यहाँ पे एक और ऐड हो गई, तो नेक्स्ट में भी एक और ज्यादा आएगी, यानी यहाँ पे 5 है तो नेक्स्ट 6 वाला आएगा। 6 आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है? देखो इसमें नहीं दे रहा है, इसमें दे रहा है, इसमें दे रहा है, लेकिन यहाँ पे तो देखो यहाँ पे भी 6 दिख रहा है। चलो ठीक है, तो ए रो से तो एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। लेकिन यहाँ पे देखें तो 3 भुजाओं वाली आकृति थी, फिर 4 वाली आ गई, फिर 5 वाली आ गई, फिर 6 वाली आ गई, तो अब आएगी जिसमें 7 भुजाएं होंगी। 7 भुजाएं की बात करें तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें 8 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इसमें कितनी भुजाएं? तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 और 7, बिल्कुल इसमें 7 भुजाएं हैं, तो यही आंसर होगा। इसमें भी आप चेक कर सकते हो, तो देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 ही रही। ठीक है, तो इसमें 8 ये नहीं होगा, 6 वाला भी नहीं होगा, क्योंकि अपन को 7 भुजाओं वाली आकृति चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है, एक अल्फाबेटिकल सीरीज आपको दिखाई दे रही है। तो इस सीरीज को करने का क्या उपाय बताया कि आपको पहले टोटल काउंट करना है कितनी चीजें हैं, उसके बाद अपन ग्रुप बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे काउंट अगर काउंट करेंगे तो 1, इसको भी काउंट करना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 चीजें। 12 चीजें तो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी कि 3 3 का ग्रुप बनेगा, हो सकता है 4 4 का भी बन जाए, ठीक है, और ना भी बने, सारी संभावनाएं होती है। लेकिन जो सबसे पहले 3 का चेक कर लेते हैं, अगर बन गई तो बात ठीक है। तो 3 का ये हो गया, फिर 1 2 3 ये हो गया, फिर 1 2 3 ये हो गया। अब अगर बात करें तो इनके अंदर देखो कोई कोई भी ग्रुप ऐसा सेम रिपीट नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको याद होना चाहिए कि बी कितने पर आता है, टी कितने पर आता है, वो भी चीज है। क्योंकि अगर वो लिखोगे तब आपको समझ में आएगी बात। जैसे बी का 2 आ गया, फिर ब्लैंक, एफ का 6 आ गया, फिर एच का 8 ब्लैंक और एल का 12। फिर अगर बात करें एन के क्रमांक की तो 14 और पी का 16, फिर ब्लैंक, फिर टी की बात करें तो 20, फिर ब्लैंक और ये 24। लॉजिक को समझने के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको +6 दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया? +6, और यहाँ पे भी आपको क्या दिखाई दिया? +6, और यहाँ पे भी +6, यानी +6 का लॉजिक आपको यहाँ दिख रहा है। अगर दूसरे लेटर में बात करें तो दूसरे लेटर का हिंट आपको कहीं से मिलेगा कि आप बोलोगे नहीं, लेकिन तीसरे लेटर का फिर से एक हिंट मिला +6 का, ठीक है, +6 का। तो अब यहाँ से क्लियर हो गया कि सारे लॉजिक +6 के हैं, ऐसी संभावना बन चुकी है। तो देखो अगर +6 का बनेगा लॉजिक, तो आप ये देखो दूसरा लेटर क्या लेंगे, तो आप बोलोगे देखो यहाँ पे 16 है, और 16 से यहाँ पे पहले 10 माइनस हुआ होगा, या सॉरी 6 माइनस हुआ होगा, तो यहाँ पे 10 आया होगा, ठीक है, और यहाँ पे फिर 6 माइनस होके अब यहाँ पे क्या आया होगा? 4, ठीक है। तो ये आना चाहिए डी, 4 पे डी होता है और 10 पे क्या होता है? जे, ठीक है। अब अगर बात करें नेक्स्ट जो है यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ से भी +6 होके यहाँ पे आया होगा, तो 12 और 6 18, ठीक है, और 18, और यहाँ पर अगर बात करें तो 16 और 6 22, ठीक है। अब ये जे तक हो गया और यहाँ पे आ जाएगा आर, और 22 का मतलब क्या होता है? वी। तो डी जे आर वी आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 में। बात क्लियर हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कहता है ऑब्स्टिनेट इज रिलेटेड टू स्टबर्न इन द सेम वे एज रिसोल्यूट इज रिलेटेड टू। कहने का मतलब रीजनिंग का प्रश्न नहीं है, आपकी इंग्लिश का प्रश्न है, लेकिन आप ये देखोगे हिंदी में इतनी इजीली आप पहचान सकते हो इसका आंसर क्या, कि ये कह रहा है कि जिद्दी का जो रिलेशन हड्डी से है, यानी ऑब्स्टिनेट का जो रिलेशन स्टबर्न से है, यानी एक तरीके के पर्यायवाची हो गए, है ना, सिनोनिम्स हो गए, एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए। तो आपको किसका सिनोनिम देखना है, दृढ़ प्रतिज्ञा यानी रिसोल्यूट का। ठीक है, दृढ़ प्रतिज्ञा मतलब बहुत ज्यादा अपने चीजों को लेकर जो है वो दृढ़ हो गया, मतलब उसने सोच लिए, ठान ही लिए। ठीक है, तो डगमगाना तो इसका अपोजिट हो जाएगा, विचारपूर्ण भी, विचार करने का मतलब भी आप अभी तक जो है चीजों को सुनिश्चित नहीं कर पाए हो, दृढ़ निश्चित नहीं कर पाए हो। ठीक है, थर्ड थराना ये भी वही बात है, लेकिन देखो कृत संकल्प, डिटरमाइंड, तो यही आपका आंसर होगा क्योंकि यही इसका सिनोनिम आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। हिंदी में देखोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा, बाकी इंग्लिश मीडियम से भी बच्चों को अगर वर्ड मीनिंग पता है तो आप आराम से वो उसको देख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो इसने कहा है RICKET शब्द के सभी जो लेटर्स है उनको अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाए तो कितने लेटर्स की जो है वो पोजीशन अनचेंज रहेगी, यानी अपरिवर्तित रहेगी। तो सीधी सिंपल सी बात है, चलते हैं। जो आपको ये जो लेटर ये वर्ड दिया है इसके क्रमांक लिख लो, आप क्रमांकों से किया करो इजीली। चीजें में क्या देख पाओगे कि क्रमांकों से करोगे तो आपकी एरर कम रहेगी और स्पीड भी बढ़ेगी। ठीक है, क्रमांक याद होने ही होंगे। तो आर की वैल्यू क्या हो गया 18, आई की 9, सी की 3, के की 11, ई की 5 और टी की 20। अब इनको क्या लिखो, अरेंज कर दो। सबसे पहले क्या आएगा 3, तो 3 यहाँ गया, फिर आएगा 5, 5 के बाद आएगा आपका 9 और 9 के बाद आएगा 11 और उसके बाद 18 और लास्ट में 20। अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो एक तो 11 11 रिपीट हो गया और एक 20 20 रिपीट हो गया, यानी दो लेटर्स की जो है वो स्थिति जो है वो अनचेंज रही। क्लियर होगी बात, यही आपसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बात करें 9 की, तो यहाँ पे दिया गया है कि जो रिलेशन 8, 33 और 66 और 81 का है, ये एक ग्रुप है। दूसरा ग्रुप दिया गया है 11, 36, 72 और 87 का। वैसा ही मैथमेटिकल ऑपरेशन दिए गए ऑप्शन में से कहाँ फॉलो हो रहा है, ये आपको बताना है। तो पहले तो आपको इनको समझना होगा इन दो ग्रुप से कि क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन जो सेम ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ से अगर देखोगे तो ये देखो ये संख्या इसकी डबल दिखाई दे रही है, इंटू टू, क्योंकि यहाँ पे भी ये इंटू टू दिखाई दे रही है। अगर बात करें यहाँ की तो यहाँ पे +25 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे +15 दिखाई दे रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी +25 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे +15 दिखाई दे रहा है। क्लियर है, यानी सेम जो लॉजिक है वो यहाँ पे भी लगना चाहिए, तो दोनों में लॉजिक सेम हो गए। तो बस ऐसा ही लॉजिक अगर देखोगे कि +25 तो देखो 25 यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 25 ऐड करेंगे तो 46 आएगा, लेकिन इसका डबल नहीं, डबल है क्या ये 46 का डबल क्या हो गया, 46 का डबल तो 92 होगा। कितना होगा, 92 होगा, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अगर बात करें यहाँ पे डबल, तो आप कहोगे बिल्कुल डबल ये दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे +15 होना चाहिए, +15 यहाँ पे नहीं आ रहा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब अगर बात करें +15 ठीक है, यहाँ पे डबल है ठीक है, और यहाँ पे +25 पे ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन डी को आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे +25 तो हुआ, डबल भी हुआ, लेकिन +15 नहीं हुआ। क्लियर होगी बात, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको पेपर कटिंग और फोल्डिंग का दिया है, और पेपर कटिंग फोल्डिंग को सोल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, तो सबसे लास्ट में जो फोल्डिंग हुई है वो कौन सी हुई है, ये फोल्डिंग हुई है। तो सबसे पहले ये अनफोल्ड होगा, ये अनफोल्ड होगा मतलब मिरर यहाँ लगेगा, और जब मिरर यहाँ लगेगा तो आपको पता चलेगा कि आपको ये चीज यहाँ पे ऐसे दिखाई देगी और ये चीज यहाँ पे दिखाई देगी, साथ ही साथ ये चीज यहाँ दिखाई देगी। तो अगर मैं देखूं कि ऑप्शन नंबर 1 बन सकता है क्या, तो बिल्कुल नहीं बन सकता। बताऊं क्यों, क्योंकि देखो ये गैप दिखाई दे रहा है, आप देखो गैप बनेगा ही नहीं, ये आपको एकदम ऐसा दिखाई देगा, एकदम एक दूसरे के ऊपर सिंगल टाइप का दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे गैप दिखाया है तो ये गैप वाली चीज नहीं बनेगी, तो ये भी नहीं बनेगा ना ये बनेगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल ये बन सकता है और ये बन सकता है। अगर बात करें यहाँ पर आगे की, तो आपको पता है कि ये चीज यहाँ पर आने के बाद ऐसी दिखाई देगी, लेकिन जब इसको इस साइड अनफोल्ड करेंगे कि तो इधर मिरर लगाना पड़ेगा और ये चीजें जो है वो एक दूसरे की ओर फेस करते हुए दिखाई देगी।
जो कि यहाँ पे तो दे रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं दे रही, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। आपका ऑप्शन नंबर क्या रह गया? सी रह गया। तो जिस साइड आप अनफोल्ड करो उस साइड आपको मिरर लगा देना है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं, देखिए कि 18 related to 90 in a certain logic, following the same logic 31 related to 155। तो देखो सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि जो रिलेशन 18 और 19 90 का है, साथ ही साथ जो रिलेशन 31 का और किसके साथ है, 31 का रिलेशन 155 से है, वैसा ही रिलेशन आप मुझे बताना कि 52 के किसके साथ है। तो इतना इजी क्वेश्चन। 18 इंटू 5 करेंगे तो 90 आएगा, 31 इंटू 5 करेंगे तो 155 आएगा। यानी जो नंबर है उसको गुणा 5 करना है सिर्फ। तो देखो इसको 5 से गुणा कर दो आप, 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 का 0, 1 25 और 1 26, 260, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ये एसएससी ने पूछा है आपको कि गुणा 5 करेंगे तो क्या आएगा बताओ। मजाक, बिल्कुल मजाक वाली बात है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो यहाँ पे आपको नॉन वर्बल सीरीज दिखाई दे रही है। और नॉन वर्बल सीरीज में अगर देखोगे तो यहाँ पे दो चीजें, एक तो एरो, एरो को अगर बात करें तो पहले यहाँ गई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ गई, आगे ऐसे जाएगी, ठीक है। अब लास्ट में कहाँ जाएगी, इस साइड, यानी एरो का फेस इस दिशा में होगा। अगर ऑप्शन एलिमिनेशन की बात आएगी तो देखो ये ऑप्शन एलिमिनेट, और दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट क्या हो गया, ये वाला, ये सेकेंड और फोर्थ आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब बात करते हैं इस फ्लैग की। फ्लैग को अगर देखोगे तो इसने 45 डिग्री जो है वो रोटेट किया है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे हुआ, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे हुआ। अब 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो ये सीधा इस साइड फेस करते हुए दिखाई देगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, लेकिन बात करें इसमें तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि इसमें रोटेशन नहीं दिखाया। 45 डिग्री रोटेट होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे रोटेशन नहीं है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है कि 17 इज रिलेटेड टू 102, साथ ही साथ 29 इज रिलेटेड टू 174। हाउ इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज 39 रिलेटेड। अब मुझे ये बताओ, किस बच्चे को नहीं पता कि 17 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 आएगा, और 29 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 174 आएगा। किसको नहीं पता होगा? सभी को पता होगा। यानी सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो नंबर दिया उसको मल्टीप्लाई 6 कर दो, यानी 39 इंटू 6 कर दो तो कितना आ जाएगा, 9 छिके 54 का 4 5 और 6 3 18, 18 और 5 23, 234 आपका आंसर आ जाएगा, 234 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात? इतना एजुकेशन, एक वो यहाँ गुणा 5 करना था, यहाँ गुणा 6 करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ेंगे 14 की ओर। तो इसने कहा कि जो ये कार्डबोर्ड है उसको अरेंज करना है अल्फाबेटिकली, और उसके बाद बताना है हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द अल्फाबेट विच इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड वन विच इज सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड इन द न्यूली फॉर्म क्लस्टर ऑफ 9 लेटर्स। यानी कहने का मतलब है कि ये जो वर्ड दिया है उसको पहले अल्फाबेटिकली अरेंज करो। तो मैंने कहा कि जब भी ऐसा प्रश्न आए आप इनके क्रमांक लिख लिया करो। तो ये सी का 3 हो जाएगा, ए का 1, आर का 18, डी का 4, बी का 2, ओ का 15, ए का 1, आर का 18 और डी का 4। अब इनको अल्फाबेटिकली अरेंज करने का मतलब है कि जो सबसे पहले आता है, जैसे सबसे पहले 1 आएगा, फिर दोबारा क्या आएगा 1, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा 3, उसके बाद 4 4, सॉरी 3 से पहले 2 भी तो है तो 2 आएगा, फिर आएगा आपका 3, फिर आएगा 4 और 4, और बाद में क्या आएगा, तो बाद में आप बोलोगे आएगा 15, कितना आएगा 15, और उसके बाद दो बार 18 18। अब ये तो हो गया लेफ्ट साइड से, इसको तो बोलते हैं लेफ्ट, और इस साइड को क्या बोलते हैं, राइट, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, आपको कौन सा लेटर लेना है, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट लेना है। तो 1 2 3 4, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट आ गया 3। फिर आपको क्या पूछा है, 1 इज सेकेंड फ्रॉम द राइट, तो सेकेंड फ्रॉम द राइट क्या हो गया 18। अब इन दोनों के बीच इसने पूछा है बीच अल्फाबेटिक, जो अल्फाबेट होते हैं आपके उसके बीच कितने लेटर्स आएंगे, कितने लेटर्स आएंगे। तो देखो सीधी सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, जब कभी भी नंबर ऑफ लेटर पूछे N1 और N2 के बीच, याद रखना, आपको एक चीज बता रहा हूँ,
जब कभी भी N1 और N2 के बीच टोटल कितने लेटर आए ये पूछे, तो आपको क्या करना है, N2 माइनस N1 और फिर -1 कर देना। N2 माइनस N1 -1 कर देना आपको, तो दो लेटर्स के बीच नंबर ऑफ लेटर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये आ जाएगा 18 माइनस 3 और -1। तो 18 माइनस 3 15, 15 माइनस 1 14। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 14। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, थ्री ऑफ द फॉलोइंग फोर ऑप्शंस आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड थस फॉर्म ए ग्रुप व्हिच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। कहने का मतलब है कि आपके पास चार जो है ये ग्रुप दिए गए हैं, चार क्लस्टर ऑफ ग्रुप दिए हैं, उसमें तीन में कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन से सिमिलरिटी आती है और एक आपका डिफरेंट होता है। तो ये बेसिकली ये प्रश्न लिया गया है क्लासिफिकेशन यानी ओड वन आउट से। तो अगर सिमिलरिटी अगर मैं बना दूं, तीन में सिमिलरिटी बना दूं तो अपने आप एक ओड वन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पर क्या रिलेशन बन सकता है, जैसे मान लो मैं इसको कंसीडर करता हूँ ए, इसको कंसीडर करता हूँ बी और इसको कंसीडर करता हूँ सी। 88 को मैं क्या देख रहा हूँ, मैं 88 को देख रहा हूँ 44 इंटू टू। क्या देख रहा हूँ, 44 इंटू टू। अब ये 44 ही क्यों देखा, वो इसलिए क्योंकि a माइनस सी या c माइनस ए करोगे तो आपको 44 मिल जाएगा। यानी बेसिकली मैं लॉजिक लगा रहा हूँ c माइनस ए इंटू टू लगाऊंगा तो मेरे पास b आना चाहिए। c माइनस ए इंटू टू करने पर मेरे पास क्या आना चाहिए, b आना चाहिए। तो देखो 36 और 80 को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44, और 44 इंटू टू करेंगे तो 88 आएगा, ठीक है। और सेम चीज आपको यहाँ पे भी देखने मिल रही है कि 62 माइनस 34 करेंगे तो 28 आएगा, और 28 का इंटू टू करेंगे तो 56 मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो कि 51 माइनस 23 करेंगे तो 28 आएगा, ठीक है। 51 माइनस 23 तो 28 आएगा, और 28 इंटू टू करेंगे तो 56 आएगा। लेकिन ये लॉजिक यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा, तो यही आपका डिफरेंट हो गया। तो ये लॉजिक जो है वो सिमिलरिटी बता रहा है और एक आपका अलग है, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 आपका साइलो से लिया गया है। साइलो में अपन क्या करते हैं, जो स्टेटमेंट्स दिए होते हैं उससे आपको वेन डायग्राम बनाना होता है और उसके बाद आपको कंक्लूजन को चेक करना होता है। तो देखो सबसे पहले अपन वेन डायग्राम बनाते हैं। तो पहला आपका स्टेटमेंट है ऑल पेपर्स आर पेंसिल, तो ऑल पेपर्स आर पेंसिल का आपका ये वेन डायग्राम हो गया, ठीक है। उसके बाद ऑल पेंसिल्स आर इरेजर, तो ऑल पेंसिल आर इरेजर का आपका ये हो गया। उसके बाद ऑल इरेजर आर पेन्स, तो ऑल इरेजर आर पेन्स का आपका ये हो गया। तो ये हो गया आपका वेन डायग्राम। अब कंक्लूजन पे आ जाओ। पहला कंक्लूजन क्या कहता है, ऑल पेन आर पेपर। तो देखो ऑल पेन्स आर पेपर नहीं हो सकते, क्योंकि पेन तो क्या है, ये इतना बड़ा ग्रुप है, ठीक है। और पेपर क्या है, ये तो पेपर तो इतना ही कवर करेगा। बाकी के इस ग्रुप के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, होने का भी नहीं कह सकते और ना ही ना होने का कह सकते हो। तो पहला कंक्लूजन आपका क्या हो गया, गलत। और दूसरी बात, जब भी ऐसा डायग्राम बनता है तो सम वाली सारी चीजें सही होती है, पॉजिटिव में सम वाली चीजें सारी सही होती है। तो इसको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको आगे अगर कभी चेक करना हो कि जब भी कभी भी ऐसा डायग्राम बने, जब कभी भी ऐसा डायग्राम बने तो सम वाली चीज हमेशा सही होगी, चाहे सम ए आर बी हो, सम बी आर सी हो, सम सी आर बी हो, सम बी आर ए हो, सारी चीजें सम में सही होगी। तो ये सम वाली चीज सही है और ये भी सही है। याद रखना इन पॉजिटिव, सम नोट की बात नहीं कर रहा मैं, सम की बात कर रहा हूँ। तो जब आपको इतना नॉलेज है तो आप आंसर कर जाओ। केवल दूसरा और तीसरा इसमें फॉलो होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज क्लर्क इज रिटन एज BKEQJ एंड ऑफिस इज रिटन एज OEEIBE, हाउ विल पोस्ट बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। कहने का मतलब है कि ये जो प्रश्न है आपका वो किससे लिया गया है, वो कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से अगर ये प्रश्न की बात करें तो आप अगर इस प्रश्न को गौर से देखोगे तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं लॉजिक को समझने की, तो C से -1 यहाँ पे दिखाई दिया, L से भी -1 दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही E आया, E को सेम रख दिया और फिर R में से फिर -1 किया और K में से वापस माइनस किया। ऐसा क्या हो सकता है। तो देखो जब आप अगर E को गौर से देखो तो अगर आपको कभी भी EAEIOU, जब कभी भी आपको ये चीजें जो है दिखाई दे, इनके लॉजिक जो है बाकियों से अलग दिखाई दे, तो प्रश्न में मान के चलना कॉन्सोनेंट्स को अलग कोड किया है और वोवेल्स को अलग कोड किया है। देखो वैसे तो वोवेल ये नहीं होते, जो आपके स्वर होते हैं वो ये नहीं होते,
इंग्लिश कभी ये नहीं कहता कि ये वोवेल होते हैं। इंग्लिश के अकॉर्डिंग इनका साउंड वोवेल होता है, ठीक है? लेकिन रीजनिंग में अगर मैं कहूँ स्वर की, तो आप इन्हीं को स्वर मानोगे, ठीक है? और जब कभी भी इन चीज़ों का कोड आपको अलग दिखाई दे और बाकी चीज़ों का कोड अलग दिखाई दे, यानी बाकी जो अल्फ़ाबेट बच गए, तो याद रखना जो भी एग्ज़ामिनर है उसने क्या किया है, वोवेल के अंदर अलग लॉजिक लगाया और कॉन्सोनेंट के अंदर अलग लगाया। वोवेल की बात करूँ, स्वर की बात करूँ तो इसने सेम रखा है। इस पर्सन में वोवेल को क्या रखा है? सेम। लेकिन कॉन्सोनेंट में क्या किया है? -1, ठीक है? सेम चीज़ आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो कि ओ को ओ रख दिया, लेकिन एफ में -1, एफ में -1, फिर आई जो कि वोवेल आ गया वापस सेम रख दिया। इसी तरीके से सी में -1 और ई को ई रख दिया, ठीक है? तो ये लॉजिक अगर अगर आपने देख लिया है तो अब पी को तो -1 कर दो, -1 करोगे तो क्या आएगा? ओ। ओ को ओ ही रखना पड़ेगा, एस को -1 करेंगे आर और टी को -1 करेंगे एस। ओ ओ आर एस आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रहा है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है, बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 लेटर क्लस्टर आर अलाइक इन ए सर्टेन वे एंड थस फॉर्म ए ग्रुप व्हिच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। चार चीजें दी गई है, आपको तीन में सिमिलरिटी बनानी है, एक आपको ओड वन बताना है, यही आपको इससे पूछा है। तो जब कभी भी अल्फाबेटिकली ओड वन निकालना हो तो आपको क्या करना है? क्रमांक लिखने हैं, ठीक है? अगर बात करूं क्यू एस टी की, तो क्यू 17 होता है, एस 19 नंबर पे आता है और टी 20 पे आता है। टी 20 पर और ये 23। अब ऑप्शन या तो ए होगा या बी होगा, देख लेना, क्योंकि देखो आई का 9 हो गया, के का 11 हो गया, एल का 12 हो गया, यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे आपको +2, यहाँ पे +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे +1, सिमिलरिटी यहाँ पे दिखाई दी, ये आपको अलग दिखाई दिया, आगे भी ये सिमिलरिटी आपको दिखाई देगी, ए का 1, सी का 3 और डी का 4। तो देखो ये +1 और ये +2, तो इन तीन में तो सिमिलरिटी होगी, ये आपका अलग हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? TWW, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 आपको डाइस से दिया गया है, जहाँ पे एक ही डाइस की दो फॉर्म आपको दिखाई दे रही है। आपको क्या पूछा है? 5 के अपोजिट क्या होगा? 5 के अपोजिट क्या होगा? तो अगर मैं बात करूं इन दोनों में कितनी चीजें सिमिलर है, तो आपने कहा सर एक ही चीज सिमिलर है, वो है 6। दोनों के अंदर एक ही चीज सिमिलर है, इसका मतलब कंडीशन नंबर फर्स्ट बन गई है। कंडीशन नंबर 1 का मतलब होता है दो डाइस में एक चीज का सिमिलर होना, 2 का मतलब होता है दो चीजें सिमिलर होना, और थर्ड कंडीशन का मतलब होता है एक भी चीज सिमिलर ना होना। सेकंड और थर्ड आने पर क्या करना है, उसका सॉल्यूशन मैंने पहले प्रीवियस शिफ्ट में आपको बताया है। कंडीशन नंबर फर्स्ट आने पे क्या करना है, जो भी आपको नंबर सेम दिया है वहां से दोनों ही डाइस में आपको क्लॉकवाइज घूम जाना है। क्लॉकवाइज बात करें तो 6 के बाद 1 और 1 के बाद 2। सिमिलरली इसी के ठीक नीचे वैसे लिख दो 6 और 6 के नीचे लिख दो 5 और फिर 4। ठीक है? अब यहाँ से कह सकते हो 1 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 4 और इस 6 के अपोजिट देखो यहाँ पे आपको 6 नंबर नहीं दिए गए। तो इस 6 के अपोजिट जो भी नया चीज जो छठी सरफेस लेके बैठा है वो आएगा। क्लियर है बात? तो 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, क्योंकि आपको किसके पीछे पूछा है? 5 के पूछा है, तो 5 का आंसर क्या आ जाएगा? 1। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपको ब्लड रिलेशन का दिया गया है, जहां पर आपको सिंबल्स के साथ एक इक्वेशन दी गई है, जो कि इक्वेशन क्या आपकी ये वाली। जब भी ऐसा प्रश्न आए आप डायरेक्ट पहले इस इक्वेशन की ओर चला करो और जो सिंबल के मीनिंग दिए वो लिख लो। जैसे मल्टीप्लाई का मीनिंग आपको क्या दिया है, तो आपने कहा मल्टीप्लाई का मीनिंग ब्रदर दिया है। डिवाइड का मीनिंग आपको क्या दिया है, तो आपने बोला मदर। प्लस का मीनिंग आपको क्या दिया है, तो आपने बोला सन। और माइनस का मीनिंग आपको क्या दिया है, वाइफ। ये लिख लिया। अब आपको क्या करना है, ये देखना है कि यहाँ ए और बी और यहाँ पर भी ए और बी है, तो आपको इस साइड से चलना है, राइट साइड से। अदरवाइज आपको क्या करना है, आपको चलना है लेफ्ट साइड से। ठीक है? क्यों? अगर यहाँ पे बी होता और यहाँ पे होता तब अपन चलते इस साइड से। मैं आपको बता दूं दोनों ही साइड से चल के आप आंसर कर सकते हो, लेकिन तेजी से करना हो तो आपको जो बात बताइए उसे ध्यान में रखना। जब चीजें सीक्वेंस में होती है तो आपको यहाँ से राइट साइड से चलना होता है। अब क्या करना है, अब देखो जैसे यहाँ से इस पे टी पे जो है वो जेंडर प्लस आएगा, प्लस आएगा मतलब वो जो है वो लड़का होगा। अब मैं ये क्यों देख रहा हूँ, इसमें पूछा है टी रिलेटेड टू पी, टी क्या लगता है पी का, तो पहली बात तो टी का लड़का होना आवश्यक है। जब लड़का होना आवश्यक है तो सिस्टर गया, ये भी गया, दो ऑप्शन गए। क्लियर है बात? अब एक और चला जाता तो अपना काम ही खत्म हो जाता। कोई बात नहीं, अब अपन चलते हैं। अब बिना डायग्राम के भी आप इस चीज को सोल्व कर सकते हो। जैसे आप अपने आप को यहाँ पे रखोगे, ये मैं
ये मेरी मदर यानी मेरी मम्मी, और ये मेरी मम्मी का सन। मेरी मम्मी का सन कौन होगा? मेरा भाई। और ये मेरे भाई की वाइफ, मेरे भाई की वाइफ। यानी कहने का मतलब है कि अगर मुझे ये पूछता कि पी क्या लगता है टी का, पी क्या लगता है टी का, तब तो मैं बोल देता कि मेरे भाई की वाइफ है। लेकिन क्वेश्चन उल्टा पूछा है। उल्टा कैसे? टी क्या लगता है पी का, ये पूछा है। तो सीधी सी सिंपल सी बात है कि पहली बात तो मैं ये देख के भी कह सकता हूँ कि भाई ब्रदर तो होना नहीं है। दो ऑप्शन मैंने, तीन ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो गए, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? लेकिन अगर आपको ये बात नहीं समझ में आती है तो मैं पूरा आपको जो डायग्राम बनेगा उसको बताता हूँ। जैसे एस ब्रदर है तो बराबर में आएगा, बराबर की जनरेशन में बराबर, चूंकि मेल है तो प्लस और फीमेल है तो माइनस। उसके बाद मदर की बात करें तो मदर एक जनरेशन ऊपर और यहाँ पे आ जाएगी माइनस। फिर एम जो है वो बेटा है आर का, तो ये अब वापस से नीचे की ओर दिखा दो, ये इसका ब्रदर दिख जाएगा। और ये एम के बाद पी की बात करें तो पी जो है वो एम की वाइफ, तो इस पे माइनस आ जाएगा। अब देखो ये पूछा है कि ये बी नहीं है भाई, ये टी है, कि टी क्या लगता है पी का। तो ये पी को पी की जगह अपने आप को रखो कि ये मैं, ये मेरे हस्बैंड और ये मेरे हस्बैंड के ब्रदर। बात क्लियर होगी बात? ठीक है। तो जब बातें नहीं समझ में आती तो डायग्राम बनाना है, अदरवाइज आप डायरेक्ट वहां पर अपने आप को रखो और आगे बढ़ जाओ आराम से, बिना डायग्राम के आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 जो कि आपको मिरर इमेज का दिया है। मिरर इमेज में मैं बार बार समझाते आ रहा हूँ, तीन ही तरीके की एरर आती है। पहली एरर, इमेज नहीं बनाता। दूसरी एरर, वाटर इमेज बना देता है। तीसरी एरर, चीजों के सीक्वेंस को बदलता है। जैसे इसमें देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखो, इसका इमेज ही नहीं बनाया है, तो ये आंसर नहीं होगा। अगर इसकी बात करें तो देखो चीजों का सीक्वेंस ही बदल दिया, साथ ही साथ पी का इमेज भी नहीं बनाया, तो ये भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अगर इसमें बात करें तो दो का इमेज नहीं बनाया, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं, आपका एक आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 जो कि आपको एक इक्वेशन दी है। इस इक्वेशन में आपको पहले तो थोड़ा सा ये देख लेना कि 101 जो है वो आपको कहाँ लिखना है, यहाँ पर। ठीक है। अब ये कह रहा है कि कौन से दो नंबर को आपस में चेंज करें जिससे इक्वेशन बैलेंस हो जाए। क्या आपको 15 और 16 को चेंज करना चाहिए? तो देखो चीजों में फर्क पड़ेगा क्या? 15 यहाँ आ जाए, 16 यहाँ आ जाए, बिल्कुल ये हो सकता है। अगर बात करें 5 एंड 4 की, तो 4 यहाँ जाए और 5 यहाँ जाए, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि 72 में 5 का भाग जाएगा नहीं। तो ये ऑप्शन तो आप चेक नहीं करोगे एक बार। ठीक है। अब 8 और 4 की बात करें, तो अगर यहाँ पे 4 आ जाए और यहाँ पे 8 आ जाए, तो बिल्कुल 8 में इससे डिवाइड हो जाएगा 4, तो ये भी पॉसिबिलिटी बनती है और ये भी पॉसिबिलिटी बनती है। अब इन तीन में से कौन सा पहले लेना है? जो सबसे नीचे है, सबसे लास्ट में, या तो सी या डी। तो पहले इन दो में से चेक करेंगे, क्योंकि आंसर की प्रोबेबिलिटी ये ज्यादा बनती है। क्लियर होगी बात? तो अगर मैं 5 और 3 को चेक चेक करूं, 5 और 3 को, तो देखो 15 प्लस 3 इंटू 8 माइनस 74 डिवाइड बाई 4 प्लस 16 इंटू 5, यहाँ से आएगा 80, यहाँ से आएगा 18, यहाँ से आएगा 24, यहाँ से आएगा 15। अब देखो 80 प्लस 24 104, और 104 प्लस 15 119, और 119 में से अगर 18 माइनस करूंगा तो आएगा 101। यही मेरे को चाहिए था। तो इसका मतलब मेरे को आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, मेरा आंसर आ चुका है। 5 और 3 को आपस में बदलना है। देखो प्रोबेबिलिटी ज्यादा ये रहती है जो सी और डी में से आंसर लेता है, क्योंकि एग्जामिनर का मेन मकसद क्या है इन क्वेश्चनों को देने का? क्या आपको जोड़बा की गुणा भाग पूछना चाहता है? नहीं, वो ये देखना चाहता है कि बच्चा कितना जल्दी इस आंसर तक पहुंच पाए। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, जहां पे आपको एनालॉजी यानी सादृश्यता का प्रश्न दिया गया है कि ई वाई ई एस का रिलेशन एफ टी एफ जेड से है। तो देखो ई वाई ई एस एफ टी एफ जेड, अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे ये जो है वो +1 हुआ और यहाँ पे ये +1 हुआ, साथ ही साथ ये +1 और ये +1, क्रॉस कोडिंग +1 की। सिमिलरली लॉजिक आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, माइंड और ओ ई एन जे का, ये +1 यहाँ पर और ये +1 यहाँ पर, उसके बाद ये +1 यहाँ पर और ये +1 यहाँ पर। सेम लॉजिक आपने चेक किए, बिल्कुल सेम लॉजिक चल रहे हैं, तो रेस्ट में आपको यही लॉजिक लगाना है। क्या करना है? ये वाला ये यहाँ पर आएगा सबसे पहले, सबसे पहले, क्योंकि देखो सेकंड वाला +1 यहाँ आता है, तो सेकंड वाला +1 होके टी आएगा। फिर आएगा ये +1 होकर यानी यू,
उसके बाद किसका प्लस वन होगा, आर का। तो देखो एम का प्लस वन हुआ था तो आर का प्लस वन होगा तो ऐसे आएगा, ठीक है। उसके बाद ई का प्लस वन एफ, तो टी यू एस एफ आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 जो है आपका वो दिया गया है सीरीज का, कि इनमें से कौन सी चीज, कौन सा ग्रुप गलत है, यानी लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा। अगर लॉजिक को समझना है तो आपको इनके क्रमांक लिखने होंगे, यानी प्लेस वैल्यू लिखनी होगी। जैसे जेड का 26, एक्स का 24, यू का 21, उसके बाद एस का 19, क्यू का 17 और एन का 14। अगर लॉजिक को समझेंगे तो यहाँ पे -7 है, बिल्कुल -7 यहाँ पर है और -7 ही यहाँ पर है। आगे चले तो यहाँ पे आया मेरा 12, 11 और 9। यहाँ पे लॉजिक -7 ठीक था यहाँ तक, लेकिन 17 -6 आ रहा है और 14 माइनस क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। यानी -7 -7 -7 का लॉजिक होना चाहिए था, लेकिन आगे जाके -7 -6 -5 का यहाँ पर हुआ है, तो यही आपकी एरर है। यही आपकी एरर है, यानी एल के आई आपकी एरर है। क्लियर होगी बात। तो इस तरीके से, और अगर मान लो किसी को कंफ्यूजन है कि सर एल के आई क्यों आगे, ये भी तो हो सकती थी, तो आपको क्या करना है, इसको और चेक कर लेना। इन दोनों को चेक करोगे तो यहाँ पे भी आपको -7 और -7 दिखाई देगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, आज का लास्ट प्रश्न, जो कि कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है, और ये प्रश्न किसका है, फिक्स कोडिंग का। किसका है, फिक्स कोडिंग। जो आपने 31 शिफ्ट सोल्व की है वहां पर भी ऐसे प्रश्नों को देखा गया है। तो देखो सीधी सिंपल सी बात है, इस प्रश्न को कैसे करते हैं। इस प्रश्न को करने का तरीका है कि जैसे डी आर ए पी यहाँ पर है और टी ए पी ई डी यहाँ पर है, तो देखो ए तो यहाँ पर भी है, पी यहाँ पर भी है, ई यहाँ पर भी है और डी यहाँ पर भी है। तो देखो डी ए पी ई ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ आर बच गया और यहाँ टी बच गया। तो केवल एक ही कोड होगा जो दोनों जगह अलग अलग होगा। तो देखो टू, टू, टू से कैंसिल, फोर, फोर, फिर 5 6, तो 5 6 कैंसिल। तो इधर तो 9 बच गया और इधर एक कोड बच गया, क्या, यहाँ पे एक कोड बच गया आपका 3। तो इधर तो एक 3 बच गया और इधर क्या बच गया, एक 9। तो 9 तो कोड हो जाएगा टी का, और जो 3 है वो कोड किसका हो जाएगा, आर का। तो आपको किसका पूछा है, आर का कोड पूछा है, तो आर का कोड क्या हो जाएगा, 3। ये था आज का सॉल्यूशन। आई होप आपने अच्छे से इन चीजों को समझा होगा, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।